जैसा कि दोस्तों आज यूपीटीसीएस का इंटरव्यू चल रहा था और मेरे साथ शिल्पा यादव हैं और अंतिम पायदान पे हैं और मानिए तो 50% इनका सिलेक्शन हो ही गया है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा शिल्पा मैम से कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची और इसमें प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो लोग भी तैयारी करते हैं तो वो लोग प्री और मेंस तो क्वालिफाई करने के बाद ही इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, लेकिन सबसे जो चुनौतियाँ आती हैं जो मेंस के लेवल पे, तो मेंस में हिंदी माध्यम के लिए भी कई सारे लोग सोचते हैं कि प्री निकाला मेंस निकाला, तो मेंस के लेवल पे बताइए कि बच्चों को कौन सी परेशानियाँ आती है। मेंस के लेवल के लिए मैं कहूँगी कि स्टैंडर्ड बुक पहले आप उठाइए। स्टैंडर्ड बुक से, क्योंकि सब्जेक्ट आप कभी भी किसी भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले आपका सिलेबस। आप सिलेबस उठाइए, खासतौर पे यूपीपीसीएस जैसे जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे, उसमें सब्जेक्ट में आपके जो सिलेबस में जो चीज़ लिखी हुई है वो उस टाइप से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपने सिलेबस पे कमांड बनाइए। उसके बाद जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स को देखिए जो भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि अब यूपीपीसीएस का जो पैटर्न हो गया है वो काफ़ी हद तक यूपीएससी सिलेबस हो गया है। तो हमें जो भी स्टैंडर्ड बुक है उनको उठाते हुए 10 सोर्सेज को देखने के बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़ना मेरे ख्याल से वो बेटर है। साथ ही कोशिश करिए आंसर राइटिंग जितना करने की, कम वर्ड्स में और कम पेजेस में आप जितना ज़्यादा कंटेंट डाल सकेंगे वो उतना बेटर रहेगा। चाहे फिर वो फ्लो चार्ट के थ्रू हो, चाहे किसी भी तरह की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, मैप्स हो, इन सारी चीज़ों को आप बनाते हुए आप कम जगह में ज़्यादा चीज़ें लिख पाएंगे और बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो इसके लिए मेंस आंसर राइटिंग मैं कहूँगी एक की है, जिसके लिए फिर चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उस पर अच्छे से अगर कमांड बना ले तो मेंस क्लियर करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैम एक चीज़ और भी कई लोगों का डाउट रहता है कि जो मेंस की कॉपियाँ होती हैं उसमें लिखा कैसे जाए। आप दे चुके हैं लेकिन अधिकांशतः बच्चे अभी भटक गए हैं इसी मार्ग में, उन लोगों को सही सजेशन कोई करने वाला कोई नहीं है। देखिए अगर देखा जाए तो अगर रोड मैप जो इंसान अच्छे से बना लेता है तो 50% तो वो ऐसे ही मतलब कवर कर लेगा, क्योंकि जिसके मानसिकता में बन जाती है कि नहीं मुझे इस रास्ते से वहाँ जाना है, जिसकी लोकेशन फिक्स हो गई कि मुझे इस लोकेशन से उस लोकेशन तक मुझे पहुंचना है, तो उस लोकेशन से उस लोकेशन के लिए पहुंचने के लिए वो किसी भी माध्यम का सहारा ले सकता है। वो देर से पहुंचे या फिर लेट जल्दी पहुंचे, लेकिन वो पहुंच जाएगा। तो उस लोकेशन के बारे में बताइए मैम कि आप मेंस के लेवल पे कैसे मतलब एक एक चीज़ों को पढ़ा जाए। आपको अगर आंसर करना है, अपने आंसर को आप हमेशा 3 चीज़ में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। मैं आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, मेन बॉडी रखिए, कंक्लूजन दीजिए। इंट्रोडक्शन आप हमेशा कोशिश कीजिए किसी कोर्ट से या किसी क्या कहते हैं रिपोर्ट्स इतनी सारी आती हैं, IMF की है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है या IPCC की है, क्वेश्चन का टाइप देखते हुए उस हिसाब से कोट करते हुए, ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए अपना इंट्रोडक्शन। फिर बॉडी में दीजिए उस चीज़ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके हिसाब से फिर आप उसका जो भी डायग्राम अगर बनता है, सिग्निफिकेंस है, उसके प्रॉज है, उसके कॉन्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो सब मेंशन कीजिए। और लास्ट पे जब आप कंक्लूड करेंगे, कोशिश ये करनी है हमें कि जो भी हमने आगे प्रॉब्लम बताई हैं कि ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, उसको कवर करने का एक तरह से हम एक सजेस्टिव पैराग्राफ बनाए कंक्लूजन के तौर पे कि अगर हमारे पास ये दिक्कत है तो हाँ हम उसका सोल्यूशन ही दे सकते हैं। तो उससे जो आंसर होता है वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है और अपने आप में कंप्लीट लगता है। एक चीज़ और मैम, काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो मुझे मेंस की कॉपी मिलती है, क्योंकि अगर दिशा सही नहीं हो तो लोगों को भ्रमित हो जाते हैं, जैसे कि मुझे हेडिंग डालना है नहीं डालना है, अंडरलाइन कौन सी चीज़ें करनी है, कैसे मतलब पेपर मतलब जो कॉपी रहती है उस पर कैसे आप लोग लिखते हैं। इसके मतलब पहले के ज़माने में स्केच भी आते थे, अब पेन भी आती हैं, तो यूज करने के लिए कौन सा फ़ायदेमंद होगा और ना भी करता है तो सूटेबल कौन सा है, सबसे बड़ी बात। देखिए पेन तो एक मतलब मैं कहूँगी अपने ऊपर है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आप कई सारे पेन ट्राई करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी स्पीड किससे बन रही है। सब अलग अलग पेन ट्राई करते हैं। मैं तो 2 या 3 रुपये वाला जो पेन था, मैंने अपने 3 मेंस उसी से लिखे हैं और सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये है कि आपकी उस पर लिखते वक्त आपकी कैसी पकड़ है पेन वगैरह। और जैसी रही बात कि क्या अंडरलाइन करना है कि कहाँ पे किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे उसी में आप ये सब चीज़ें सोचेंगे। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन किया, सिग्निफिकेंस, जब मैं अपना आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे करके, एक साथ में हैबिट नहीं बनेगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद पता रहेगा हाँ ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब मैं आंसर लिखूँगी ऑटोमेटिकली वो मैं अंडरलाइन कर दूँगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि एग्जामिनर का फोकस इस पॉइंट पर रहे। तो इसके लिए ही ज़रूरी है कि हम आंसर राइटिंग अच्छे से करें। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वही की है मेंस के लिए, जो मुझे लगता है। कई लोग मैम मनगढ़ंत बातों को भी कहते रहते हैं, जिनको पता नहीं रहता है कि नहीं इंटरव्यू होता कैसे है। कई लोग कहते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है, यहाँ तो दिख ही रहा है कि नहीं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ही इंटरव्यू हो रहा है। तो ऐसे लिंक मोटा बनाइए, पतला बनाइए, इस पर आप क्या कहेंगे? आप कैसे लिखी थी मतलब कॉपी पे? सर इतना लेंदी पेपर होता है कि 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट हो जाए, वही सबसे बड़ा टारगेट होता है हमारा।
कि हम कम वर्ड्स में ज़्यादा आंसर कर दें वही। स्टार्टिंग में लगता है कि जैसे मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैं हमेशा लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करती हूँ। उसको मैं थोड़ा ढंग से रिप्रेजेंट कर देती हूँ जितना मुझसे अंडरलाइन वो होता है, लेकिन टाइम के रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए अब हर चीज़ में अंडरलाइन करूँ वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जो मेन चीज़ है, तो ये बोला कि ब्लैक पेन या ब्लू पेन, मैं दोनों पेन यूज़ करती हूँ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। लास्ट में जब टाइम नहीं बचता तो मेरा एक ही पेन पे रह जाता है। तो ये तो मतलब क्वेश्चन के उस पे कि आपका पेपर कैसा है, कितना आप लिख पाए हैं, उस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात और आसान भाषा में जैसे कहा जाए, क्योंकि लोगों को आसान चीज़ें पहले समझ में आ जाए तो बड़ी चीज़ें समझ में आ जाती है। अगर देखा जाए तो जैसे कि हम लोग हाई स्कूल इंटर में जैसे कॉपी आप भी लिखे होंगे, सब लिखे होंगे, वैसे लिखते थे, वैसे भी यहाँ भी कुछ प्रोसेस रहता है। हाँ, जैसे आपका सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे हम हेडिंग मतलब अपने मन मुताबिक डाल सकते हैं लिखने के लिए। हाँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए ज्योग्राफी का है, कोई आपसे ग्लोबल वार्मिंग पूछे, आप ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए। आईपीसीसी की रिपोर्ट है तो आप उसको कोट कर दीजिए कि इतना लेवल इंक्रीज़ हुआ है, या जो भी लेटेस्ट फाइंडिंग्स है रिपोर्ट की वो दे दीजिए। आगे वो प्रोसेस समझा दीजिए। तो मान लीजिए जब मैंने आईपीसीसी मेंशन किया तो मैं आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसको अंडरलाइन कर दूँगी कि हाँ देखिए मेन पॉइंट ये है। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन है तो डेफिनेशन को मैं दिखा दूँगी जो मेन वर्ड्स है कि इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, जो भी मतलब मेन वर्ड्स को जस्ट हाईलाइट कर दिया तो वो अपने आप ही नज़र आएगा। जैसे हम नॉर्मल 10th-12th में करते थे कि भाई पॉइंट्स बनाना, मतलब पॉइंट्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पूरा पेपर कवर कर पा रहे हैं, पॉइंट्स में लिखते चलिए। पॉइंटर है उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप मल्टीपल पॉइंट्स भी लिख पाएंगे और फिर आपका एग्ज़ाम भी मतलब पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैम आपका ये इस बार कौन सा इंटरव्यू था? सर ये मेरा यूपी पीसीएस का 3rd इंटरव्यू है। इससे पहले मैंने 2016 में दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2019 में मेरे को डिप्टी जिले की पोस्ट मिली है। उसके बाद बीपीएससी का मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो इस समय मैं सेक्शन ऑफिसर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के पद पे कार्यरत हूँ और ये मेरा आज 3रा इंटरव्यू है यूपी पीसीएस का। साथियों, हमारे साथ शिल्पा यादव जी थी जो कि इस समय पोस्टेड हैं, सेलेक्ट हैं, और इतना गाइडेंस करने के लिए मैम दिल से धन्यवाद आपको। ताकि